दोस्तों, मेरा नाम है मदन लाल मधु। कहानियाँ सुनाता हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बेहद चर्चित और लोकप्रिय उपन्यास तेरा नाम इश्क के लेखक अजय सिंह राणा की लिखी कहानी अंतहीन सफर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। अलमारी खोलते ही काले रंग की डायरी धड़ाम से फर्श पर जा गिरी। डायरी में रखी उसकी तस्वीरें फर्श पर बिखरे पत्तों से फैल गई। अनायास ही उसकी नजर उस हरे रंग की साड़ी में लिपटी स्नेहा पर पड़ी, जिसे पहन वह कॉलेज के कॉन्वोकेशन फंक्शन में आई थी। उस दिन की यादें उसके जहन में अच्छे से बसी हुई थी। स्नेहा ने उस दिन पहली बार साड़ी पहनी थी। वह बला की खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरती रह रह कर उसके बदन से टपक रही थी। उसका बार बार साड़ी के पल्लू को गिराना संभालना गजब ढा रहा था। उसने नीचे झुककर सभी तस्वीरों को समेटा, लेकिन उस खास तस्वीर से उसकी नजरें हट नहीं पा रही थी। उसने अलमारी को तुरंत बंद किया। उस एक तस्वीर को छोड़ बाकी सारी तस्वीरों और पास पड़ी डायरी को टेबल पर रख दिया। उसके हाथ में वह खास तस्वीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। वह तस्वीर उससे बातें करने लगी थी। उसे ठीक से याद था कि उस दिन कॉलेज का आखिरी दिन था। वह उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके सामने आते ही उसके शब्द अपने अर्थ भूल जाते। उसने बताया था कि वह उसकी मां की साड़ी है। उस दिन स्नेहा से बिना पूछे उसने अपने मोबाइल से उसकी तस्वीरें खींच ली थी। कैमरे में पलों को कैद करना उसे भली भांति आता था। उस तस्वीर में स्नेहा की आंखें देख उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। बिल्कुल एक नन्हे से बच्ची जैसी खुशी, बिल्कुल निश्चल। तस्वीर के करीब आकर उसने स्नेहा की आंखों में देखा और कुछ सवाल किए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह कुछ पल के लिए भूल गया था कि तस्वीरों से कितनी ही बातें करो, वे पलटकर जवाब नहीं दिया करती। अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। वह समझ गया कि इस समय दूध वाला ही होगा, क्योंकि शाम का यह वक्त उसके आने का तय था। वह दरवाजे के पास गया और दूध की थैलियों को उठा किचन में आ गया। दूध बर्फ सा ठंडा था। उसने दूध को एक बड़े बर्तन में उड़ेल दिया। गैस ऑन हो चुकी थी। आग की लपटें बर्तन को गर्म करने में संघर्षरत दिखाई देने लगी और बीती पुरानी यादों के बादलों ने उसे फिर से आ घेरा। अभय, तुम मेरे गहरे दोस्त हो और यहाँ केवल तुम ही हो जिससे मैं अपनी सारी महत्वपूर्ण बातें कर लेती हूँ। आज कॉलेज का आखिरी दिन है। मुझे पता है मैं बहुत अजीब लड़की हूं। मुझे तन्हाई पसंद है। दोस्त मेरे न के बराबर हैं। मैं हर बंधन से आजाद रहना चाहती हूं। मुझे इतनी आसानी से कोई नहीं जमता, लेकिन तुमसे न जाने क्यों एक अलग तरह का रिश्ता है। इस रिश्ते की कोई परिभाषा मेरे लिए नहीं है। गोवा में तुम्हारे सिवा कुछ याद रखने लायक नहीं। अब मैं अपने घर देहरादून चली जाऊंगी, पहाड़ों के बीच। क्या तुम कभी आओगे मुझसे मिलने? प्रश्न इतना कठिन नहीं था, लेकिन वह जवाब दे ना सका। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और स्नेहा का यह सवाल खारे पानी में आज तक वहीं तैर रहा था। इस प्रश्न का जवाब न तो उसके पास बीते कल में था और न ही उसके वर्तमान में। अतीत के काले पन्नों पर उसकी यादों के मोती सितारे बन
अभी भी उसकी सूनी रातों में उम्मीद के दिए बन जाते, जिनकी रोशनी में बैठ वह कुछ शब्दों को बुन प्रेम जुलाहा बन जाता, लेकिन शब्दों का जो जाल वह बुनता उसमें खुद ही हमेशा उलझ कर रह जाता। दूध उबाल मार चुका था, कुछ दूध किचन स्लैब पर फैल गया। उसने तुरंत गैस बंद की और कपड़े की मदद से बर्तन को गैस से उतार लिया। उसी कपड़े से उसने स्लैब को साफ किया और टेबल के पास रखी कुर्सी पर आ बैठा। टेबल पर पड़ी डायरी और ढेर सारी तस्वीरें उसके अतीत के अनकहे दस्तावेज थे, जिसमें बहुत कुछ छिपा हुआ था। तभी उसकी नजर स्नेहा की दूसरी तस्वीर पर जा टिकी। तस्वीर कॉलेज ट्रिप की थी। कॉलेज ट्रिप की बस में खिड़की के बिल्कुल पास वाली सीट पर बैठी स्नेहा दूर फैले समंदर को गहरे से जांच रही थी, मानो वह उसकी गहराई मापने की कोशिश कर रही हो। यह तस्वीर भी अभय ने खुद चुपके से ली थी। गोवा की वह शाम, जब सभी बस से उतरकर समुद्री बीच का आनंद उठा रहे थे, तब भी स्नेहा उस खिड़की को छोड़ने को तैयार नहीं थी। समंदर से आने वाली हवाएं उसके बालों को उसके चेहरे पर फैलाने का प्रयास कर रही थी और दूसरी ओर वह उन्हें हटाने की असफल कोशिश। दोनों के मध्य एक अजीब सा युद्ध चल रहा था, लेकिन खामोशी की परतें ज्यों की त्यों बनी हुई थी। स्नेहा के विचारों का द्वंद्व उसके अंतर मन को कुरेद रहा था। अभय भी बस के दूसरे कोने से उसे निहारे जा रहा था। सूरज की रोशनी मंद पड़ गई। बाहर शाम का रंग गहरा संतरी होने लगा था। धीरे धीरे अंधेरा पसरने लगा। आसपास स्ट्रीट लाइट जल गई और पुनः प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन दूर समंदर पर अंधेरे का कब्जा अभी भी था। तुम क्यों नहीं गई बाहर समुद्री बीच पर? देश भर से लोग आते हैं यहां, और तुम हो कि इसी खिड़की से गोंद की तरह चिपकी हुई हो। स्नेहा ने अभय को देखा और हल्की सी हंसी उसके चेहरे पर उतर आई। जब मुझे यहीं से सब कुछ दिखाई दे रहा था तो बेवजह वहां क्यों जाया जाए? समंदर की आती जाती लहरों को पास जाकर छूने का मन तो बहुत था, लेकिन मुझे डर था कि उन्हें छूने से कहीं उनकी खूबसूरती बिखर कर बर्बाद न हो जाए। तुम्हें पता है अभय कि कई बार पास जाने से चीजें आउट ऑफ फोकस हो जाया करती हैं, फिर सब कुछ धुंधला प्रतीत होता है। वह चुपचाप उसकी बातें सुने जा रहा था। वह लगातार बिना रुके बोल रही थी। उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। तपता सूरज कैसे डूब कर शांत हो गया। देखा तुमने? था ना खूबसूरत? यह खूबसूरती हम दूर से ही महसूस कर सकते हैं, करीब से तो बिल्कुल नहीं। मेरी बात छोड़ो, तुम भी तो नहीं गए बाहर। तुम किसे निहार रहे थे इस बस में अभय बाबू? वह फिर से मुस्कुरा दी। वह भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। उसके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। वे दोनों अंधकार में डूबे समंदर को निहारने लगे। पानी की लहरें अब शांत हो चुकी थी, जैसे उन्हें सभी सवालों के जवाब मिल गए हों। हवा के एक तेज झोंके ने खिड़की को जोर से झंझोड़ा। डायरी के पन्ने फड़फड़ाने लगे। सभी तस्वीरें एक बार फिर फर्श पर बिखर गई। मौसम का मिजाज ठीक नहीं लग रहा था। डायरी में लिखे शब्द बाहर झांकने लगे थे। अभी कुछ साल पहले ये डायरी स्नेहा ने उसे डाक द्वारा भेजी थी। कॉलेज छोड़े उन्हें 8 साल हो चुके थे। उसके हर जन्मदिन पर वह उसे किताबें भेजना नहीं भूलता, क्योंकि स्नेहा को किताबों से इश्क था। किताबों के पन्नों की खुशबू
उसे अभय के करीब रखती थी। किताबें भेजने का सिलसिला आज भी जारी था। हर जन्मदिन पर स्नेहा को भी उसकी भेजी किताबों का इंतजार रहता था। अब फोन पर भी बातें नहीं हो पाती थी। पिछली बार वह चिंतित थी कि उसका परिवार उसकी शादी के बारे में सोच रहा है। वह शादी जैसे बड़े सामाजिक बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। वह स्वतंत्र थी और स्वतंत्र ही रहना चाहती थी। अपने माता पिता के आपसी कलह ने उसका इस सामाजिक रीति से विश्वास उठा दिया था। वह हर रिश्ते को जीना चाहती थी, लेकिन बिना शर्त के, बिना किसी बंधन के। वह जानती थी कि अभय उसे बेहद प्यार करता है। उसने उसकी आंखें पढ़ रखी थी। वह उसके खामोश लबों में दबे शब्दों के अर्थ भली भांति जानती थी, लेकिन वह इस प्यार के रिश्ते को किसी बंधन के तले दबा नहीं देख सकती थी। वे एक दूसरे को कभी खुलकर कुछ न कह पाए। दोस्ती की दहलीज लांघ चुका ये रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस रिश्ते के मायने उनके लिए कहीं अधिक थे। डायरी में लिखे एक एक शब्द उनके प्रेम की गवाही दे रहे थे, लेकिन खामोशी से, बिना किसी शोर शराबे के। उनका प्रेम अलग तरह का था, जिसमें वो शरीर से बेशक अलग हों, रूह से तो बिल्कुल भी अलग नहीं थे। डायरी में लिखे शब्द बोलने लगे। सामाजिक रिश्तों की जरूरत जिस्म को शायद होती हो, रूह को बिल्कुल भी नहीं। तुमसे रिश्ता निभाने के लिए मुझे किसी सामाजिक बंधन में बंधने की जरूरत नहीं। हवा ने पन्नों को पलट दिया। कुछ शब्द अभी भी डायरी में सिसकियां ले रहे थे। बाहर बारिश होने का आभास हो रहा था। हवा के अंदर की नमी इसकी गवाह थी। अभय, माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। मैं उनसे प्यार करती हूँ। सारी जिंदगी उन्होंने पापा की यातनाएं सही, सिर्फ मेरे लिए। इकलौती होने की वजह से मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं शादी कर लूं। पापा को तो मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन माँ की नजरें मुझे हर रोज टटोलने लगती हैं। वो नजरें अपनी पसंद का जवाब चाहती हैं, लेकिन मैं कितनी निष्ठुर हूँ। मैं शादी के बंधन में बंध नहीं सकती, किसी भी शर्त पर नहीं। मैं घर छोड़ पहाड़ों में निकल जाऊंगी, दूर जंगलों में, नहीं मिलूंगी किसी से। आंसुओं से शब्द गीले हो चुके थे, उनकी बुनावट बिगड़ चुकी थी। स्याही ने फैल कर दूसरे शब्दों के अर्थ बदल दिए थे। इस डायरी को आए 3 वर्ष बीत चुके थे। अब उसका फोन भी बंद हो गया था। काफी समय से फोन पर भी कोई बात नहीं हुई थी। बहुत वक्त बीत चुका था उसकी आवाज सुने या कोई मैसेज आए हुए। उसने डायरी को बंद किया और उसे टेबल के दूसरे कोने पर रख दिया। स्नेहा का परिवार देहरादून का बेहद अमीर परिवार था। अभय की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह स्नेहा से शादी की बात करे, क्योंकि स्नेहा का जीवन के प्रति दृष्टिकोण उसे मालूम था। वह अपने बीच पनपे प्यार के रूहानी रिश्ते को इस तरह से चलाकर निभाकर भी बेहद खुश था। वे दूर रहकर भी एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वे ऐसे सफर के राही थे जिस पर वो बिना मिले भी जन्मों तक चल सकते थे। वह पास न होकर भी हर पल उसके आसपास होती, उससे बतियाती, कभी तस्वीरों के माध्यम से तो कभी डायरी में लिखे शब्दों के जरिए से। उन्हें बात करने के लिए किसी सांसारिक माध्यम की जरूरत नहीं थी। उनके रूहानी तार जुड़ चुके थे, लेकिन अब वह चिंतित था, क्योंकि बहुत दिनों से स्नेहा का कुछ अता पता नहीं था। बादलों की उदासी और बरसता पानी उसे बेचैन करने लगा था। गिरते पानी में अब पहले सा संगीत नहीं था।
बेवजह आकाश में बिजली का कड़कना और हवाओं का गैर वक्त में जोर जोर से चलना कई बार उसके जहन में एक अजीब सा डर पैदा कर देता। उसने पूछा था कि क्या मुझे मिलने आओगे पहाड़ों में? वह कहीं मेरे इंतजार में तो नहीं है, उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा, कहीं उसने कुछ कर नहीं नहीं, अरे नहीं, वह इतनी कमजोर भी नहीं। उसके अंतर्मन में असंख्य सवाल दस्तक देने लगे। उसके अंदर बहुत शोर होने लगा। वह बेचैन हो गया। उसने अलमारी के ऊपर रखे पिट्ठू बैग को उठाया और सारी तस्वीरें, डायरी और सभी यादों को उसमें उड़ेल दिया। तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आ रहा हूं, क्योंकि ये मुझे न जीने देती हैं और न ही मरने देती हैं। तुम्हारी यादों में लिपटी ये तस्वीरें मुझसे हर रोज बतियाती हैं। इस डायरी के फड़फड़ाते पन्नों का मेरी नींदों पर कब्जा हो गया है। मेरे जीने में, मेरे मरने में बस तुम ही हो। तुम मेरे बगैर रह सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारी तरह नहीं था, तुमने मुझे अपनी तरह बनाया। मैं आ रहा हूं तुम्हें अपनी तरह बनाने, जहां हम एक दूसरे को देख सकें, सुन सकें और अंतर्मन से निकले एक एक शब्द को महसूस भी कर सकें। स्नेहा की जुदाई अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी रूह अब स्नेहा की तलाश में निकल पड़ी। अभय अपना सब्र खो चुका था। हवा मंद हो चुकी थी। हल्की बूंदाबांदी के साथ बिजली की गर्जना कहीं दूर रुक रुक कर सुनाई दे रही थी। बादलों के झुरमुट ने अभी भी अनंत आकाश को अपनी आगोश में ले रखा था। बादलों के छा जाने से मौसम में उमस सी पैदा हो गई थी। कुछ उदासी भरी थी कल रात की बारिश में, जैसे उसे बादलों से कुछ शिकायत हो। हवा में वो पहले सी नमी नहीं थी, कुछ कसमसाहट थी, जैसे टूटा हुआ दिल कराह रहा हो। बादलों की गर्जन में एक अजीब सा शोर था। ऐसा लग रहा था कि दिल कहीं टूट कर बिखर गया हो। कुछ तो हुआ था मौसम में। यूं बेवक्त बेवजह बारिश नहीं हुआ करती। वह चल पड़ा था अपनी मंजिल की ओर, जहां उसका दिल पड़ा था। 8 वर्ष हो गए थे उससे मिले। रेलवे स्टेशन की वो आखिरी मुलाकात उसके जहन में ज्यों की त्यों अंकित थी। ट्रेन लेट होने के कारण उन दोनों ने उस दिन काफी समय एक साथ गुजारा था। ये क्या लाए हो मेरे लिए? स्नेहा ने उसके हाथ में थामे पैकेट को देखते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस यूं ही, तुम घर जाकर देख लेना। अभय ने उस पैकेट को उसके हाथ में थमा दिया। तुम्हारे पास जो मेरी तस्वीरें हैं ना, संभाल कर रखना उन्हें। हो सके तो डेवलप कराकर मुझे भेजना, क्योंकि मैं चीजों को ज्यादा संभाल नहीं पाती हूँ। वो इस शहर की यादें हैं और वो तस्वीरें तुमने ली हैं। ये बात मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, तुम चीजों को संभाल नहीं पाती हो और मैं दूर नहीं कर पाता हूं। वह मुस्कुराए बिना न रह सका। ठीक कहा तुमने, तुम बहुत अच्छे से चीजों को संभाल और सहेज लेते हो। जब कभी मुझे जरूरत होगी तो तुमसे ये मांग लूंगी। अभय ने हाँ में सिर हिलाया। वह उसके जाने से दुखी था, लेकिन वह अपने मन के आईने पर आई खरोंचों को छिपाने का प्रयास भी कर रहा था। ये भी तुम्हारे लिए लाया हूं, लंबे सफर में मिठास बनी रहेगी। कहते हैं कि जब दोस्त बिछुड़ते हैं तो मीठा भेंट करना चाहिए, यादें मीठी रहती हैं। उसके हाथों में चॉकलेट का बड़ा पैकेट देख वह मुस्कुराई। तुम भी अभय बहुत मासूम हो। तुम्हारी जैसी दोस्त अब कहाँ मिलते हैं इस दुनिया में। यह कहते हुए स्नेहा ने वो पैकेट भी अपने बैग में रख लिया। तभी ट्रेन आने की अनाउंसमेंट होने लगी। शांत बैठे लोगों में हलचल होने लगी। ट्रेन का वो डिब्बा
ठीक उनके सामने था जिसमें उसको जाना था। खिड़की वाली सीट उसे पहले से ही पसंद थी। वह सारा सामान लेकर अपनी सीट पर जा बैठी। वो वहीं जड़वत खड़ा था। खिड़की से वह उसे निहार रही थी। ट्रेन चल पड़ी। अभय से बहुत कुछ छूट रहा था। उन दोनों ने हाथ हिलाकर एक दूसरे को अंतिम सलाम दिया। धीरे धीरे सामने का दृश्य बदल गया। वह जा चुकी थी, लेकिन बहुत सी यादें छोड़कर, जिन्हें बीते दिनों में उन्होंने एक साथ जिया था। एक पैकेट में किताबें थी। पैकेट में किताबें यादें बन स्नेहा के साथ जा चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि वे किताबें स्नेहा को उसकी याद दिलाती रहेंगी। कोई है जो दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। प्लेटफार्म पर खामोशी थी। उसके शब्द हवा में तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। वह वर्तमान के कठोर धरातल पर खड़ा था। देहरादून के पहाड़ उसका इंतजार कर रहे थे। डायरी और फोटोग्राफ्स दोनों को उसने संभाल लिया था। वह अतीत से वर्तमान के सफर में झूल रहा था। पहाड़ों के बीच बसे उसके शहर ने आखिरकार उसे बुला ही लिया था। घर का एड्रेस उसके जहन में लिखित था। बहुत बड़े घर के सामने वह अपनी यादों और उम्मीदों का बैग लिए खड़ा था। डोरबेल बजाए 5 मिनट बीत चुके थे। इंतजार के बाद उसने फिर बटन दबा दिया। दरवाजा खुलने की आवाज एक उम्मीद लिए हुई थी। क्या चाहिए बेटा? अधेड़ उम्र के एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला और प्रश्न किया। देखने में वह घर का नौकर प्रतीत हो रहा था। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बैग खोलकर एक तस्वीर निकाली और उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में थमा दी। उसकी आंखें उस तस्वीर को देखने के बाद अभय के चेहरे पर टिक गई। वे आंखें उसके चेहरे पर फैले इंतजार और उम्मीदों की लकीरों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। तुम अभय हो ना? उसने हाँ में गर्दन हिलाई। वह हैरान था कि वह उसका नाम कैसे जानता है। वे दोनों आलीशान घर के अंदर दाखिल हो गए। घर में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। इतने बड़े घर में वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। स्नेहा बिटिया ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पानी का गिलास थमाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। अभय ने एक घूंट में सारा पानी पी लिया। अभय की नजरें घर में कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें सोनेपन के अलावा वहां कुछ नहीं मिल रहा था। घर में कोई नहीं है क्या? सब बाहर गए हैं क्या? अभय ने सामने एक तस्वीर को निहारते हुए पूछा। शायद वह तस्वीर स्नेहा के मम्मी पापा की थी। नहीं, साहब और नई मेम साहब दोनों बिजनेस पार्टी में गए हैं। घर तो सिर्फ सोने आते हैं, वो भी आधी रात तक। यह स्नेहा की मम्मी है। उसने तस्वीर की ओर इशारा किया। चलो बेटा, हम स्नेहा के कमरे में चलते हैं। लंबे सफर से आए हो, थोड़ा सुस्ता भी लेना। अभय के सवाल को अनसुना कर वह बुजुर्ग ऊपर की ओर गई सीढ़ियों की ओर चल दिया। अभय भी उसके पीछे हो लिया। स्नेहा के कमरे का दरवाजा खोला गया। दरवाजे धूल में ऐसे रमे हुए थे जैसे महीनों से वो कमरा न खोला गया हो। जहां जहां कदम पड़ रहे थे, जूतों के निशान फर्श पर ज्यों के त्यों बन रहे थे। तुम डायरी और तस्वीरें लाए होंगे। उसने मुझे बताया था कि एक दिन मेरा दोस्त अभय आएगा कुछ यादों के साथ। उन यादों को संभाल लेना। बुजुर्ग की आवाज में भावुकता आ गई। उसके शब्द नम थे। स्नेहा कहाँ है?
मुझे उससे मिलना है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। धूल में ढके कमरे की तरह उसके सवालों के जवाब भी अस्पष्ट थे। सब ठीक तो है ना? अभय के शब्द लड़खड़ा रहे थे। बड़ी मेम साहब के मरने से ठीक एक दिन पहले स्नेहा बिटिया की शादी एक बड़े बिजनेसमैन से जबरदस्ती कर दी गई। माँ के बहते आंसुओं और उनकी अंतिम इच्छा के आगे वह ठहर सी गई थी, जैसे एक आजाद बहते दरिया पर बांध लगाकर उसका रुख बदल दिया गया हो। वह चुप थी, इतनी चुप मैंने उसे कभी नहीं देखा था। शादी? लेकिन वह तो। अभय के हाथ से डायरी और तस्वीरें छूटकर धूल से भरे फर्श पर जा गिरी। वह भी घुटनों के बल वहीं पर बैठ गया। उसकी सांसें उसके सीने में दफन हो गई। धड़कनों का स्पंदन मंद सा पड़ गया। ये तुम्हारी किताबें जो तुम बिटिया को भेजते थे, वह मुझे दे गई थी और कहा था कि जब कभी तुम आओगे तो लौटा देना। बुजुर्ग ने दूर पड़ी टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। किताबें मिट्टी से भरी हुई थी। अभय ने डायरी तस्वीरों को फर्श से उठाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। नम पलकें खारे पानी का बोझ सह न सकी और गालों के रास्ते लुढ़कते हुए उस कमरे की धूल में समा गई जिसमें स्नेहा की यादें थी। टेबल पर रखी सभी किताबों को भी उसने अपने बैग में रख लिया। और कुछ भी कहा था उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अभय को यादें संभालने का शौक है, वह इन्हें जरूर संभाल लेगा। बुजुर्ग की आंखें भी आंसुओं से भर चुकी थी। क्या मैं उससे मिल पाऊंगा? क्या वह इसी शहर में है? अभय ने सवाल किए। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया और वह कमरे से बाहर चला गया। अभय ने बैग को प्यार से उठाया। वो पहले से ज्यादा भारी हो चुका था, लेकिन उतना नहीं जितना बोझ उसके दिल पर था। उसके कदम कमरे से बाहर की ओर चल पड़े। तभी अचानक उसका पैर पास पड़ी कुर्सी से टकराया और वह बैग समेत फिर फर्श पर था। बैग गिरकर फट गया। डायरी, पुस्तकें और तस्वीरें फिर से उस कमरे में फैल गई, जैसे वो जगह उन्हें छोड़ना न चाहती हो। अभय के पास अब कुछ नहीं था। सारी उम्मीदें धूल में समा चुकी थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह निष्प्राण हो चुका था। तभी उसके शरीर में हलचल हुई। वह दौड़ पड़ा नीचे की ओर। वह अब उस बुजुर्ग के सामने था। वह अभय की आंखों में तैरते सवालों को पढ़ रहा था। स्नेहा आप कहाँ है? क्या मुझे बता सकते हो? वह गिड़गिड़ाते हुए बोला। उसके शब्द थके हुए से लग रहे थे। नहीं जानता। मतलब? जाने से पहले वो आई थी यहाँ। वह उस सामाजिक रिश्ते को त्याग फिर से स्वतंत्र हो गई थी जो उस पर थोप दिया गया था। अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। किसी ने उसको खोजने की कोशिश नहीं की। करता भी कौन? वह अक्सर तुम्हारी बातें मुझसे करती थी। उसका सिर्फ एक ही रिश्ता था, वो था तुमसे। अपने जन्मदिन पर उसे हर वर्ष तुम्हारे गिफ्ट का इंतजार रहता। उसे पाकर वह बेहद खुश होती थी। वह भावुकता भरे शब्दों से स्नेहा की मनोदशा का वर्णन कर रहा था। अभय शांत था, जैसे ज्वार भाटा के बाद सागर, लेकिन उसके अंदर के तूफान को वह रोक नहीं पा रहा था। स्नेहा रिश्तों के जाल से निकल न जाने कहाँ गुम हो गई थी। अभय सब कुछ वहीं छोड़ निकल पड़ा, एक अनंत सफर पर। अब कोई मंजिल नहीं थी, सिर्फ था तो एक सफर। वह न होकर भी उसके साथ थी,
उसकी यादें उसके अंतर्मन में बसी थी। सारा सामान वह कमरे में छोड़ आया था, लेकिन हरे रंग की साड़ी में स्नेहा की वो तस्वीर अभी भी उसके साथ थी। उसने अपना वायदा निभा दिया था, मिलने का वायदा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी अंतिम मुलाकात होगी। नदियां पहाड़ों से सागर की ओर सफर करती हैं, लेकिन उसने तो सागर से पहाड़ों की ओर रुख कर लिया था। वह निकल पड़ा था उसे खोजने, लेकिन विपरीत दिशा में। अब वह उद्गम की ओर चल पड़ा था, न कि मंजिल की ओर, क्योंकि स्नेहा को पहाड़ पसंद थे, जहां से नदियों का जन्म होता है। अब वह सागर की ओर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सागर में तो बड़ी से बड़ी नदी अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर लुप्त हो जाती है। बस तेजी से दौड़े जा रही थी। बर्फ से लदी चोटियां उसे पुकार रही थी। वह उनसे भी आगे निकल जाना चाहता था। वह आज खिड़की वाली सीट पर बैठा था, जैसे स्नेहा को पसंद था। पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं उसके हाथ में पकड़ी तस्वीर से टकरा रही थी। तस्वीर फड़फड़ा रही थी, जैसे वह अभय से कुछ कह रही हो। वह उसकी बातें स्पष्ट रूप से सुन रहा था। सारे शब्द पहाड़ों पर फैल गए। सफर जारी था, न जाने कब तक। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आप सभी दोस्तों का, साथियों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।